नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस में। मैं जानता हूं कि आप कह रहे हैं सर 2 दिन 3 दिन से क्लासेस नहीं आई, उससे पहले फिर 3 दिन नहीं आई। तो उसका स्पष्टीकरण मैंने जो दोपहर में एक वीडियो डाला था जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को लेकर विश्लेषण की चर्चा थी, और हिंदी पॉइंट ऐप पर जो मतलब क्वेश्चंस 25 तारीख से आने थे निःशुल्क, वो क्यों नहीं आए उसके बारे में मैंने उसमें बता दिया। तो आप ज़रूर देखें, अगर नहीं देखा हो तो आपने, है ना, उसे शेयर देखें ज़रूर एक बार। उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है तो आपके काम आएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या कोई भी सूचना होती है ना तो मुझे आसानी रहती है कि वो आप सूचना आप तक मैं पहुंचा सकूं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में एक हिंदी पॉइंट नाम से एक ऐप का लिंक दे रखा है, वो ऐप भी अपना ही ऐप है, तो आप उसे क्या है कि उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो वहीं पर चलेगी। क्लियर बात है, वो टेस्ट सीरीज आपको वहीं पर मिलेगी। और वो निःशुल्क में, उसे निःशुल्क का मतलब निःशुल्क ही होता है। देखिए 1-2 रुपये को मत समझना, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना है कि कितने स्टूडेंट वास्तव में इच्छुक है या नहीं है, इसलिए मैं उसमें एक थोड़ा सा देखूंगा कि उसे एक फोल्डर बना के आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊँ। वो जो बैच बनाए थे उसमें सही ढंग से सेटअप नहीं मिल पा रहा है, बहुत से स्टूडेंट ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं उसमें, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो वो समस्या है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब आपको बता दूं, अब से आपको क्लासेस 8-10 दिन तक रेगुलर मिलेगी, बीच में 1-2 गैप आएगा, फिर रेगुलर मिलेगी। घबराएं नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए आपको क्लासेस मिलती रहेगी। निश्चिंत रहें, विश्वस्त रहें कि भले ही मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन आप जिन जरूरतमंद साथियों ने मुझ पर विश्वास किया है ना, उनका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, और मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ। वो ये है कि तैयारी जो कर रहे हो ईमानदारी से करना, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो दुख बहुत होता है। जहर चाहे जानबूझकर खाओ चाहे अनजाने में खाओ, वो परिणाम दिखाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने अनजाने में लापरवाही बरती और वैकेंसी हाथ से चली गई। सिलेक्शन तो जितनी सीटें होंगी उतना ही होता है, बाकी लोगों को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होता है, लेकिन कोशिश तो करें कि हम उन आगे बढ़ने वालों बजाय हम इस सीट को हासिल करें। ईमानदारी से तैयारी करना, मेहनत में कमी रहेगी तो ही सिलेक्शन नहीं होगा, वरना मेहनत कभी किसी का ऋण नहीं रखती, विद्या कभी किसी का ऋण नहीं रखती। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बातें चलती रहेगी। नंददास, सबसे पहले हम बात करते हैं नंददास के बारे में। इससे पहले हमने कुम्भदास, परमानंद दास हमने देखा था। देखिए, हमने देखा था कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य और विट्ठल, ये विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जबकि उन पर अष्ट छाप है उसकी छाप लगाने वाला कौन था? विट्ठल था। अष्ट छाप पर अष्ट छाप की छाप लगाने वाला विट्ठलनाथ है। ये चर्चाएं हमारी हो चुकी है। वल्लभनाथ के जो 4 सदस्य हैं उनमें कौन थे? उनमें सबसे पहले नाम आता है कुम्भन दास का। किसका नाम आता है? कुम्भन दास का। कुम्भन दास का जन्म होता है 1468। आप इस 68 को कम सन मत आंकिएगा, ये 68 बड़ा खतरनाक सन है। आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, 1168 क्या है? पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई का जन्म। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 1368 में क्या है? रामानंद का जन्म है कि नहीं है? 1368 में रामानंद। 1468 में क्या है? 1468 में है कुम्भन दास का जन्म। ठीक है, उसके बाद 1568 में क्या है? नंददास ने मंजरी लिखी थी, रूप मंजरी 1568 में लिखी। ठीक है, उसके बाद 1868 में क्या है? कवि वचन सुधा लिखी थी, है कि नहीं? आनंद। 68 सर आपको इतने सन याद कैसे रह गए? याद सबको रहता है, बस पढ़ने के साथ आनंद आना चाहिए, नहीं क्या? देखिए 1168, 1368, 1468, 1568, 18, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, वरना में 1968 में भी कुछ न कुछ मिलेगा, 1268 में मिलेगा, 13, 14, 15, 16, 17 उनमें भी हमें कुछ न कुछ मिलेगा, और हम जब पढ़ेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे और बताऊं, देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे उस्मान ने जो चित्रावली लिखी थी वो लिखी थी 1613। उस्मान ने लिखी थी 1613। और आप देखोगे भूषण का जो जन्म होता है वो भी कब होता है? 1613। होता है कि नहीं होता है? तो उस्मान ने जब चित्रावली लिखी थी तो वो चित्र किसका था? भूषण का था, मेरा नहीं था, तेरा था। तेरा किसका? भूषण का था। तो आनंद है कि नहीं? पढ़ने में आनंद आता है, तुलनात्मक रूप से पढ़िए, बड़े आनंद आएगा।
तो इस 68 को कम सन मत आंकिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं, एकदम साफ मिटाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, हाँ, कुम्मन दास 1468 थे। उसके बाद हमने देखा सूरदास, किसको? सूरदास। सूरदास जो हैं 1478 थे। आपको याद है या नहीं है भाई? फटाफट कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। सूरदास 1478 में है। और आज अपनी क्लासेस के बारे में सब एक एक कमेंट जरूर करेंगे, बढ़िया सा देखते हैं। बढ़िया अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो कमी बताएं, या तो कमी बताएं या फिर अच्छा ही बताएं। सूरदास 1478 है। परमानंद दास, परमानंद दास, परमानंद दास का कब है? 1493। और चौथा है कृष्णदास, चौथा कब है? कृष्णदास 1496। तो ये जो सन है, ये तो है कौन सा सन? ये वो सन है जिसमें आप देखेंगे परमानंद दास, हाँ ये वो सन है जो जिनमें इन चार वल्लभाचार्य के जो चार थे ना, इनके हुए थे। अब हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हो गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी आपको देखते हैं याद है या नहीं, बिना देखे। गोविंद, गो छी, हाँ, छितू चौबे, छित स्वामी, गो छी चंद, च से चतुर्भुज, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वही लगा रहा हूं यहाँ पे, चतुर्भुज दास और नंददास। बस पहले इनको सरल ढंग से लिख लो ना तो बड़े आसान से याद। 1505, 1515, 1530 और 1533, ये इनके सन हैं जो आपको याद रहने चाहिए थे। तो हमने सबके बारे में चर्चाएं भी कर ली थी। और अब आज हम देखेंगे नंददास जो है वो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको याद रहना चाहिए, मैंने क्रम से लिखा है और फर्स्ट ग्रेड में क्रम से पूछ लेते हैं, तो मैं फर्स्ट ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए चलूंगा साहित्य, बाकी करवा तो हम सेकंड ग्रेड सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साहित्य जो है वो मैं थोड़ा विस्तार से बढ़िया तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बेसिक अगर क्लियर हो जाता है ना तो फिर दिक्कत आती नहीं। ये पता नहीं शाही, बेकार शाही लग रही है, मिट्टी नहीं रहा है ना, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। और अब देखिए हम बात करते हैं नंददास के बारे में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि नंददास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1533 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1533 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि आप सूरदास के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व तो यही थे। सूरदास के बाद सबसे प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है वो नंददास जी का ही था। क्लियर बात है। हमें मोस्टली जो है इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, वो हमें ये ध्यान रखना है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इनकी जो रचनाएं हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रचनाएं इंपॉर्टेंट कैसे? देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चलो कोई कमेंट में करना चाहे तो कर सकता है। अनेकार्थ मंजरी, अनेक अर्थों वाली मंजरी लिखी थी इन्होंने पहली बार। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, कौन सी मंजरी भाई? मान मंजरी। फिर इन्होंने लिखी थी विरह मंजरी, फिर इन्होंने लिखी थी विरह मंजरी, फिर इन्होंने लिखी थी रूप मंजरी। ये वही मंजरी है अभी मैंने बताया था जो 1568 में लिखी गई थी, रूप मंजरी। उसके बाद इन्होंने लिखी थी रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी। तो छूट गई कौन सी? रस मंजरी छूट गई है ना। यहाँ एक मंजरी और लिखनी थी पहले, रस मंजरी। कौन सी मंजरी है भाई? रस मंजरी। तो ये हो गई 6 रचनाएं, ठीक है। उसके बाद हम यहां लाइन खींच देते हैं, अगली लिखते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी। कौन सी है? 7वीं रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। कौन सी रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी। उसके बाद में सुदामा चरित, स वाली है ना, सुदामा चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित। उसके बाद में श्याम सगाई। कौन सी रचना है? श्याम सगाई। सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, श्याम सगाई। उसके बाद में है गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। तो ये 10 रचनाएं मैंने आपको लिख दी। एक और लिख दूं क्या? 11वीं, अनेकार्थ माला। अनेक अर्थों से शुरुआत हुई थी
और अनेक अर्थों पे जाके अंत हो गई। तो देखिए इनकी कितनी रचनाएं मिल गई आपको, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। इसके अलावा आप देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, अनेकार्थ मंजरी आप देखेंगे, अनेकार्थ मंजरी, ये बीच में डिस्टर्ब और करते हैं फोन वाले, ठीक है, हाँ, अनेकार्थ मंजरी देखिए, अनेक अर्थों वाली मंजरी, जिसमें अनेक अर्थ हुआ करते थे। उन अनेक अर्थों वाली मंजरी को जब नंददास सुनाया करते थे तो कोई लोग मन से मान मंजरी, कोई मानते ही नहीं थे कि वास्तव में कोई अनेक अर्थों की भी मंजरी हो सकती है क्या, कोई मानते ही नहीं थे। इसीलिए इन्होंने लिखा, अरे भाई मान मंजरी, तू मान तो सही, अनेक अर्थों वाली मंजरी भी होती है, तो मान तो सही, मान मंजरी। लोग बस इस, फिर भी लोग नहीं मानते, तो ये विरह में रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे, विरह मंजरी, विरह में रहने लगे, विरह मंजरी। फिर एक दिन इन्होंने मान की बजाय कौन सी मंजरी लिखी, इन्होंने लिखी थी रूप मंजरी। कौन सी मंजरी लिखी थी, रूप मंजरी लिखी थी। कौन सी मंजरी, रूप मंजरी। और रूप के साथ इनको ऐसा रस आया कि इन्होंने रास पंचाध्यायी लिख दी। रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी। जब पंचाध्यायी लिखी तो सोचा कि एक सिद्धांतों की पंचाध्यायी और लिख देता हूं, सिद्धांत पंचाध्यायी। फिर इन्होंने लिखा सुदामा का चरित्र लिखा, फिर श्याम की सगाई करवाई। सुदामा और श्याम तो दोनों साथ साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, सुदामा का चरित्र और श्याम की सगाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और गोवर्धन पर्वत पर हुई थी श्याम की सगाई। और लास्ट में अनेकार्थ मंजरी की एक माला बनी और दी एंड हो गया। तो ये 11 रचनाएं किसकी है, नंददास की। नंददास के बारे में एक बात ध्यान रखें, जो नंददास है, ये प्रारंभ में राम भक्त थे। प्रारंभ में राम भक्त थे। कौन से भक्त थे, प्रारंभ में ये राम भक्त थे। क्लियर बात है, प्रारंभ में ये राम भक्त थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। सूरदास के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी। एक बात और आती है कि आपको मैं बता दूं, ये जो एक बीच में डिस्टर्ब आज बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्विच ऑफ करना पड़ रहा है ना। हाँ, आपके दिमाग में मैं जानता हूँ क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो कवि पंक्ति किसके बारे में है, और कवि गढ़िया, और कवि गढ़िया, गढ़िया नंददास जड़िया, नंददास जड़िया, ये पंक्ति जो है वो इन्हीं नंददास के बारे में है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये बात क्लियर हो गई। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक है। देखिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, लेकिन रिलैक्स होकर याद करें, लेकिन याद स्थायी रहे, इसका पूरा प्रयास कीजिए। अगर स्थायी रूप से याद नहीं रहेगा ना तो फिर आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो स्थायी रूप से याद करने के लिए अब देखिए कुछ अन्य कवि और देख लेते हैं हम इस धारा में, अन्य कवि। तो ये नंददास कंप्लीट है, ठीक है। नंददास के बारे में जो एग्जाम में 1 2 3 और ये रचनाएं आपको याद करना पड़ेगा। किताब कोई सी भी हो, मैंने आज दिन में जो वीडियो अपलोड किया था 4 बजे करीब, उसमें भी यही बताया, किताबें मैंने बता दी कौन कौन सी आपको लानी है, कौन कौन से नहीं। बार बार स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड की कौन सी किताबें पढ़ें, तो वो मैंने आपको बता दी है ना। तो उन किताबों को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा मैंने काट दिया। हाँ चलो कुछ अन्य कवियों की भी बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग बोले सर आपकी क्लास जो है वो 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, और 20 मिनट में सर क्या होता है, मैं बता दूं, लाइव क्लास लेते हैं ना तो हम ज़्यादा मतलब कमेंट्स वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो 15 से 20 मिनट वहीं चले जाते हैं, तो उसमें पता भी नहीं लगता है कि भाई वास्तव में क्लास कितने टाइम की हुई। तो ये 15 मिनट भी है ना, ये आपके बहुत काम के आएंगे। 15 से 20 मिनट की जो क्लास है ना, ये आपके लिए गुणकारी सिद्ध होगी, बेकार क्लास सिद्ध नहीं होगी, थोड़ा घबराएं नहीं। चलिए अन्य कवियों में देख रहे हैं, सबसे पहले श्री भट्ट। श्री भट्ट की एक रचना है युगल शतक। क्या रचना है, युगल शतक। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। ध्रुवदास की 3 लीला है, बहुत इंपॉर्टेंट कवि बता रहा हूं आपको, ध्रुवदास, इसकी 3 रचना है। दान लीला जो रसखान की भी आपको मिलेगी, मान लीला, दान लीला, मान लीला। और फटाफट एक कमेंट आप कर दीजिए कौन सी लीला है, तीसरी। 1 2 3 सबसे पहले कौन व्यक्ति करता है कमेंट,
बताइए, दान लीला, मान लीला और ब्रज लीला, ये तीनों लीला जो है ये हैं ध्रुवदास की रचनाएं। कौन सी? दान लीला, मान लीला और ये। उसके बाद आता है नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की जो है वो है सुदामा चरित। कौन सा है? सुदामा चरित। ये इनकी भी है, देखिए इनकी भी है सुदामा चरित। क्लियर बात है? ये इनकी भी है और इनकी भी है। उसके बाद आते हैं, देखिए विठलनाथ। विठलनाथ, हम ये कृष्ण धारा के पढ़ रहे हैं। विठलनाथ की कौन सी? भाई मूल गोसाई चरित है क्या? श्रृंगार रस मंडन। विठलनाथ की रचना तो है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन, तो ये भी इंपॉर्टेंट रचना है विठलनाथ की, श्रृंगार रस मंडन। उसके बाद गुमान मिश्र की, गुमान मिश्र की है नैषध चरितम। यही नाम है ना? हाँ यही नाम है, नैषध चरितम। नैषध चरितम, ये रचना किसकी है? यह है गुमान मिश्र की रचना है। किसकी रचना है ये? यह है गुमान मिश्र की रचना है। देखिए कौन कौन से? श्री भट्ट की युगल शतक है, ध्रुवदास की दान मान ब्रज, नरोत्तम दास की सुदामा चरित, विठलनाथ की श्रृंगार स्मंडन, गुमान मिश्र की नैषध चरित। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। क्लियर बात है? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। होगी क्लियर? आगे चलिए, अब हम चलते हैं। देखिए एक साथ घास में नहीं कटाऊंगा, 20-20 मिनट की क्लासेस जो आपको मिल रही है उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एक तो देखो डाटा भी कम खर्च होता है, क्योंकि आप जीके भी देखते हो, चाहे गौरव सर को देखो, चाहे धीर सिंह जी को, तो आप दूसरे क्लासेस भी देखते रहते हो, तो आपको 20 मिनट मिल जाए तो आपको ऐसा बोझ नहीं लगेगा। और 20 मिनट हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो 20 मिनट ही मिल गया। अगली जो क्लास होगी उसमें आपको मीरा और रसखान दोनों एक साथ करवा दूंगा, ताकि मीरा और रसखान आप एक साथ कंप्लीट कर लें। समझ गए आपको? तो जल्दबाजी ना करें, ये 20-20 मिनट की क्लासेस मिल रही, इनका आनंद उठाएं और मस्त रहें। ठीक है? तो अगली क्लास में आपको कल मीरा और रसखान की 101% दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।